गाइडेंस रहेगा ना तो आई थिंक हो जाएगा आगे का। ठीक है, चलो अब एक चीज मैं जो अभी इस क्लास में करने वाला हूँ, देखो मैं तुम सबको अभी एक नेक्स्ट स्टेप्स बता रहा हूँ। ये नेक्स्ट स्टेप्स तुम सबने फॉलो करने एंड देन आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस एग्जामिनर रिपोर्ट विद यू। एवरी डे के नेक्स्ट स्टेप जो हैं, एवरी वन डेफिनेटली हैव टू फॉलो इट। पहली चीज ये है कि जितने भी तुम्हारे को मॉक्स हम देंगे, ऑल मॉक्स, यू विल गेट 4 मॉक्स। एक मॉक तुम ऑलरेडी कर चुके हो जो 60 मार्क्स का था, दैट इज ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव। 3 मॉक्स तुम्हें और मिलेंगे हमारी तरफ से, जिसमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जो अभी मॉक मिलेगा वो तुम्हें करना है एंड आई विल चेक। तो ई मतलब आई विल चेक, एक्सपर्ट इवैल्यूएशन। आई विल नॉट कॉल माई सेल्फ एक्सपर्ट, आई विल कॉल अंशुल इवैल्यूएशन। नेक्स्ट मॉक भी मैं इवैल्यूएट करूंगा। लास्ट मॉक जो तुम्हारा होगा दैट इज सेल्फ इवैल्यूएशन। तो अर्लियर इट वाज लाइक कि पहले सेल्फ इवैल्यूएशन होता था देन मेरी चेकिंग होती थी, बट नाउ जो तुम मॉक करोगे वो मैं चेक करूंगा। तो ये मॉक तुम्हें करके सबमिट, जैसे इशिका ने वो मॉक कर दिए हैं, तुम सबको ये प्रॉपरली मॉक पूरे पूरे सॉल्व करने हैं। करके तुम ये मॉक जब सबमिट कर दोगे, आई विल चेक दी मॉक एंड ग्रुप में मैं सबके साथ इनके रिजल्ट शेयर करूंगा, प्रॉपर मार्क्स के साथ, एक एक स्टेप मार्किंग के साथ कि किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ये चीज पहला काम तो तुम सबको ये करना है, जब भी मॉक्स हो तुम्हारे को ये मॉक्स अटेम्प्ट करने ही करने हैं। नेक्स्ट है तुम सबके एवरी डे व्हाट यू ऑल हैव टू डू। फर्स्ट थिंग, तुम सबको मेरे जो नोट्स के तुमने प्रिंट आउट निकाले हुए हैं, नहीं निकाले तो प्लीज निकाल लेना। उन नोट्स को एवरी डे यू हैव टू रीड वेरी केयरफुली, विच विल टेक 1 आवर। 1 घंटा तुम्हें सारे नोट्स पढ़ने में लगेगा। चैप्टर 1 उठाओ, चैप्टर और एक एक वर्ड पढ़ना है, रीड ईच एंड एवरी वर्ड, कुछ भी नहीं छोड़ना। जैसे आई टेल यू, एक जो क्वेश्चन मुझसे आई थिंक एक इशिका ने पूछा था, किसने पूछा था मुझे याद नहीं है। उस क्वेश्चन में ये पूछा था कि जो हमारी फाइनेंशियल एसेट होता है, उस एसेट को हम किस प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं, किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं उसको, मतलब एमोर्टाइज कॉस्ट थी और 2-3 ऑप्शन थे। तो उसका आंसर एमोर्टाइज कॉस्ट था। और अगर तुम मेरे नोट्स देखो, उस नोट्स में क्लियर लिखा हुआ है कि सब्सिक्वेंट मेजरमेंट एमोर्टाइज कॉस्ट पे होती है। जैसे मैं दिखा देता हूँ तुम सबको, छोटी सी चीज है, शायद तुम ध्यान नहीं दोगे ये अभी, बट मैं नहीं चाहता कि ऐसी सिचुएशन आए कि तुम इन चीजों पे ध्यान ना दो। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा एसीसीए चैप्टर नंबर 13 का है ये, चैप्टर 12, 13, 14, 15। जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आ गया, ये देखो मेजरमेंट में यहाँ पे मैंने क्लियर लिखा हुआ है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट अगर डेट है तो वो एमोर्टाइज कॉस्ट पे होती है। इस केस में एट फेयर वैल्यू, इक्विटी एट फेयर वैल्यू, एट फेयर वैल्यू। और उसका क्वेश्चन का आंसर ये डेट ही थी कि हमने लोन लिया हुआ था किसी चीज के लिए, 1 साल बाद उस पर इंटरेस्ट वगैरह लगा। इट शुड बी रिटन एट एमोर्टाइज कॉस्ट। एवरीथिंग इज रिटन ऑन इन दिस नोट्स, एवरीथिंग। तो तुम्हें सारे नोट्स को थॉरोली अब से हर रोज पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब तुम यू कैन नॉट इवन थिंक कि यार चलो आज नहीं पढ़ते, हर रोज नोट्स को पढ़ना है। सो दैट तुम्हारे एटलीस्ट जो फॉर्मूलेज हैं छोटे छोटे, अब थ्योरी में भी जिन स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है, जैसे डेफर्ड टैक्सेशन में दिक्कत आ रही है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में दिक्कत आ रही है, इट्स ओनली बिकॉज तुमने जो फॉर्मुलेस पढ़े थे अब वो फॉर्मुलेस थोड़े थोड़े वेग होते जा रहे हैं, थोड़े थोड़े भूलते जा रहे हो। सबके साथ होता है ये। तो तुम्हें सारे के सारे नोट्स रीड करने हैं वर्ड टू वर्ड, जिसमें 1 आवर लगेगा। और ये घंटा, 1 घंटा तुम्हें देना ही देना है विदाउट गिविंग अ सेकेंड थॉट टिल योर एग्जाम डेट। नेक्स्ट तुम्हें चीज क्या करनी है, तुम्हारे को अब से पास्ट ईयर के सेक्शन सी के क्वेश्चंस तुम्हारे को रोज 1 या 2 करनी है। वैसे तो 2 ही क्वेश्चन करने पड़ेंगे क्योंकि जो पेपर्स हैं तुम्हारे 6 पेपर्स हैं, तो हर पेपर में 2 क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे। तो तुम्हें बेसिकली पास्ट ईयर का ईच पेपर, ईच डे, क्योंकि इसमें तुम्हें सिर्फ सेक्शन सी के क्वेश्चंस मिलेंगे, ये तुम्हें सॉल्व करने ही करने हैं। एंड आई टोल्ड यू हाउ यू कैन चेक दीज विद द आंसर्स। ये तुम्हारे को करना है एवरीडे, विच विल टेक 1.5 आवर्स, क्योंकि 40 मार्क्स का है। ये तुम्हारे को अब से करना ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है, छोड़ो। तीसरा, तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं कहूंगा दिस इज मोस्ट, तीनों इंपॉर्टेंट है। थर्ड इज रीड या सॉल्व एग्जामिनर रिपोर्ट एवरी डे।
जैसे रिपोर्ट में तुम्हारे को आज दिखाऊंगा, यू विल गेट टू नो कि हाउ दिस रिपोर्ट इज अमेजिंगली इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर योर एग्जाम। ये जो एग्जामिनर रिपोर्ट है, एग्जामिनर रिपोर्ट में एसीसीए सेक्शन ए, ध्यान से सुनना, सेक्शन ए और सेक्शन बी के वो वाले क्वेश्चंस रिवील करते हैं जिसमें स्टूडेंट्स 20 या 25% से कम सही कर पाए हैं। एसीसीए की जो एग्जामिनर रिपोर्ट है, तुम्हें सेक्शन सी के सारे क्वेश्चन यहां मिल जाएंगे पास्ट ईयर के। ये कहां से मिलेंगे तुम्हें? दिस इज फ्रॉम सीबीई प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, जो तुम्हें अब से रोज करने। और जब तुम एग्जामिनर रिपोर्ट उठाओगे, जैसे अभी मैंने जो उठाई है, दैट इज फॉर, हमारी जो एग्जामिनर रिपोर्ट है दैट इज फॉर दिसंबर 23। तो दिसंबर, अभी मार्च 24 की नहीं आई है, तो दिसंबर 23, सितंबर 23, देन जून और मार्च 23, देन सितंबर 22, मार्च 22। ये चीज जब तुम करोगे, तुम्हें पता चलेंगे वो वाले सेक्शन ए और बी के क्वेश्चंस जो 80 टू 90% स्टूडेंट ने 80 टू 90% स्टूडेंट ने गलत करे हैं। टफ क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, और यहाँ क्लियरली बताया हुआ है कि क्या गलती स्टूडेंट्स ने करी है, क्या सोच के आंसर्स दिए। दैट मीन्स जितने भी टफेस्ट क्वेश्चन पिछले 6 अटेम्प्ट्स में आए हैं एसीसीए एग्जाम के, ऐसा नहीं है एग्जाम किट के, एग्जाम के क्वेश्चन जो आए हुए हैं, यू आर डायरेक्टली सॉल्विंग देम नाउ। बहुत दिक्कत होगी, बहुत डाउट्स आएंगे, मैं बोलूंगा कि मुझसे मत पूछना। क्यों? यहां पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, एंड आई वांट यू टू बी इंडिपेंडेंट नाउ। खुद देखो, खुद समझो। अगर बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा कि सर मुझे कहीं से समझ नहीं आ रहा है आंसर उन्होंने कैसे निकाला है, देन आई एम ऑलवेज हियर, यू कैन आस्क द डाउट इन द ग्रुप। बट पहला टारगेट तुम्हारा है, तुम खुद इसका आंसर निकालो जो तुम्हें एग्जामिनर रिपोर्ट में क्वेश्चंस मिलेंगे। आज मैं एक सॉल्व करवाऊंगा, शायद पूरा ना करवा पाऊं, टाइम काफी लग गया, बट काफी हद तक तुम्हें मैं चीजें यहां से सॉल्व करवा दूंगा एंड बता दूंगा। ये 3 चीजें तुम्हें करनी ही करनी है, और ये 3 चीजें आर फॉर मैक्सिमम 4 आवर्स। दैट मीन्स 4 घंटे तुम्हें इस चीज में देने हैं। इसके अलावा एक दिन तुम मॉक पे दोगे 3 आवर्स के, जो ये वाले मॉक हो जाएंगे। तुम्हें कोई चैप्टर्स रिवाइज करने होंगे, मैराथन वीडियोस देखनी होंगी, तुम्हें स्टडी हब के क्वेश्चंस करने होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो तुम साथ साथ करते रहोगे। ये 3 चीजें सारे स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में लिख लो, दीवार पे लिख लो, माइंड में घुसा लो कि एग्जाम डेट तक ये चीज तुम्हें करनी ही करनी है। अगर तुम सबने ये चीज कर ली, आई एम टेलिंग यू, 80 to 90% मार्क्स तो तुम्हारे, गारंटी बता रहा हूं, गारंटी है। गारंटी मतलब जैसे कहते हैं ना मोदी की गारंटी, वो गारंटी देना रहे, मैं गारंटी दे रहा हूं। अगर ये चीज तुमने एग्जाम डेट तक कर ली, तो गारंटी है 80 to 90 मार्क्स तुम्हारे पक्के हैं। क्यों? यहां से तुम करोगे, मैं चीज तुम्हें बता रहा हूं ऐसा क्यों है। यहां से तुम पढ़ोगे वो वाले क्वेश्चंस जो एसीसीए के प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, और उनके सॉल्यूशंस देखोगे जो एसीसीए के सजेस्टेड है। दैट मींस तुम्हारा एक सेक्शन सी का डर माइंड से निकल जाएगा कि सेक्शन सी के क्वेश्चन अगर टफ आ गया तो तुम ऑलरेडी पास्ट ईयर के क्वेश्चन देख रहे हो, वो भी टफ ही है, उन्हीं के आसपास आएगा। ये थोड़ी है कि इस तुम्हारे अटेम्प्ट में स्पेसिफिकली एसीसीए बहुत टफ क्वेश्चन डाल देगा। डिफरेंट हो सकता है लेकिन टफ नहीं होगा। और जब तुम सेक्शन ए के क्वेश्चंस कर लोगे यहां से एग्जामिनर रिपोर्ट से, यू विल गेट टू नो टफेस्ट क्वेश्चन जो एसीसी ने डाले थे पिछले अटेम्प्ट में, जो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उसमें से शायद कुछ क्वेश्चन आ जाए, लेकिन तुम्हें पता चल जाएगा कि दिस इज द टफेस्ट लेवल जो एसीसी पूछ सकता है, बाकी तो सारे क्वेश्चंस इजी होंगे इससे। ये चीज सबको करनी है, नो अदर थॉट्स। दिस इज द एक्शन प्लान फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स फॉर ऑल ऑफ यू। बाकी जो रिवीजन करनी है, स्टडी हब के क्वेश्चंस करने हैं, किसी स्टूडेंट का कोई चैप्टर क्लियर नहीं है, जैसे कुछ स्टूडेंट को जो हमारा ये इंटरप्रिटेशन है उसके क्वेश्चंस देखने हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग, वो सेकेंडरी है। लेकिन ये तुम्हें आज से स्टार्ट करना ही करना है। ये चीज पहले बताओ गाइस, सबको क्लियर है? एग्जामिनर रिपोर्ट, पास्ट ईयर सेक्शन सी क्वेश्चंस एंड नोट्स एवरीडे, रीड वर्ड टू वर्ड। यस सर। ओके सर, पास 6 अटेम्प्ट्स Yes. मतलब सेक्शन सी के टोटल 12 क्वेश्चंस मिलेंगे हमें प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे। नहीं, तुम जब प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो वहां पे अटेम्प्ट लिखा होगा, जैसे जून अटेम्प्ट, तो जून अटेम्प्ट पे जब तुम क्लिक करोगे तो 2 क्वेश्चन आएंगे ना सेक्शन सी के। हाँ तो अब तुम एक क्वेश्चन सॉल्व करके दूसरा खाली छोड़ दोगे, कोई तुक नहीं बनती। दोनों क्वेश्चन पूरे करो, दोनों सॉल्यूशन से चेक करो। हाँ, लाइक टोटल मतलब 12 क्वेश्चंस हो गए ना पिछले अगर 6 अटेम्प्ट्स के दिए टोटल हुए। 12 क्वेश्चन हो जाएंगे, यस। ओके ओके ओके। एंड सॉल्यूशंस एसीसी वालों का है तो तुम वो भी चेक कर सकते हो। अब एक चीज जो मैं और बता रहा हूँ गाइस सबको, वो क्या है, वो थोड़ी सी इट्स आउट ऑफ स्टडी, वो स्टडी से अलग है, हटके है, बट वो एक काफी इफेक्टिव चीज है। अगर सारे स्टूडेंट्स उसको, मतलब कोई भी अपनी लाइफ में अगर उसको इनकॉर्पोरेट करे, दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। अच्छा, तुम में से किसको पता है
लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। किस चीज को पता है? हर्ष को और थोड़ा बहुत पता है सर हमें भी। यस ओके यस सर। ओके काफी स्टूडेंट्स को पता है, काफी को नहीं पता। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताता हूँ क्या होता है विद अ गुड एग्जांपल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? जैसे देसी भाषा में हम जब सड़क पे जाते हैं, तुम एक्टिवा चलाते हो, कार चलाते हो, जब भी तुम बाहर जाते हो तो हमारा पहला थॉट होता है कि अगर पहली लाइट्स हमें रेड मिल गई, पहली लाइट्स जो है अगर हमें रेड मिल गई तो आगे सारी लाइटें रेड मिलने वाली। ये हमारा थॉट प्रोसेस होता है जो है, और एक्चुअली भी जब हम जाते हैं तो ऐसा ही होता है कि सारी रेड मिलती है। दूसरा, जब तुम किसी मूवी थिएटर की लाइन में हो या कहीं पे भी हो, वहां पे काफी लंबी क्यू है, काफी लंबी क्यू है। तुम जब खड़े हो एंड यू विल से यार ये तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, तो एक्चुअली में बहुत टाइम लगता है। लेकिन अगर तुम्हारे साथ तुम्हारा दोस्त भी खड़ा हो तो तुम बातों में इतना उलझ जाते हो कि तुम इस चीज में सोचते नहीं हो कि बहुत टाइम लगेगा, और अल्टीमेटली क्या होता है, फटाफट से तुम्हारा नंबर आता है, ओहो नंबर भी आ गया, ओहो। तो ये थॉट प्रोसेस जो हमारा है दैट डिफाइंस कि हमारे आसपास चीजें कैसे होंगी। क्योंकि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आई विल गो डिग डीपर जिससे तुम्हें चीज थोड़ी सी और अच्छे से समझ आए। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वैसे बताने में, हवाई के लिए मारने में बहुत होते हैं, बट फैक्ट क्या होता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है जो चीज हम सोचते हैं कि हमारे साथ हो, हम जब उस चीज को इस तरह से सोचते हैं कि वो चीज होनी होनी है हमारे साथ, तो वी स्टार्ट वर्किंग फॉर दैट एज वेल। हम कोशिश भी करनी स्टार्ट शुरू कर देते हैं। हम, होता क्या है, लोग कहते हैं सपने देखोगे तभी तो सपने पूरे होंगे। कुछ लोगों को क्लैरिटी नहीं होती अब इस टाइम पे कि तुम्हारे को कितने मार्क्स चाहिए। कुछ लोग कहते हैं यार, वैसे सोचते हैं 90+, लेकिन अंदर से होता है यार 50-60 आ जाए बहुत है, ये अंदर से रखा होता है। वैसे मुंह से निकालने को 90+ है, लेकिन अंदर से 50-60 होता है। अब तुम सबको क्या करना है, सब जो भी सब्जेक्ट तुमने अभी तक पास किया एसीसीए का, या गूगल पे सर्च कर लेना, ठीक है, या मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे चले जाना, मैंने काफी बच्चों के रिजल्ट जो है शेयर किए हुए हैं। एक रिजल्ट का प्रिंट आउट निकालना, और ये करना है गाइस सबने, मैं बताऊंगा करना है, और देखना कितना फर्क पड़ेगा। प्रिंट आउट निकालना, वहां पे एफ आर लिखा होगा, वो एफ आर ऐसे ऐसे लिखना, अगर कोई और सब्जेक्ट है काट के एफ आर कर देना। मार्क्स जहां पे लिखे होते हैं वहां पे तुम लिख देना 90। और इसका जो प्रिंट आउट है उसको जहां पे भी तुम सोते हो वहां लगा देना कि तुम सोते टाइम और उठते ही, सोने से पहले और उठने के बाद, पहली चीज ये देखो और 1 मिनट के लिए आंख बंद करके सोचो कि रिजल्ट आ गया है और तुम्हारे एफ आर में 90 मार्क्स आए हैं। स्टार्ट एंटिसिपेटिंग दैट, स्टार्ट गिविंग योर माइंड दिस थॉट कि तुम्हारे एफ आर में 90 मार्क्स आए हैं। ये नहीं है आएंगे, लाऊंगा मैं, ये नहीं सोचना, सोचो आएगा, आ गए मेरे 90 मार्क्स। When you will thought every day like this, तुम्हारा माइंड विल स्टार्ट वर्किंग फॉर 90 कि हाँ 90 मार्क्स आ गए, 90 मार्क्स आ गए, 90 मार्क्स आ गए। ये 90 माइंड में घुस जाएगा। एसीसी वालों ने हमारे माइंड में 50 घुसा रखे हैं अभी। 50 पासिंग, 50 पासिंग, 50 पासिंग। तुम सोचो एसीसी बोल देते कि तुम्हारे को 80+ मार्क्स चाहिए, तो तुम सारे 80 से नीचे की मेहनत, 80 से कम की सोचते भी ना। वो 50 का उन्होंने वैसी माइंड में घुसा दिया, वो चेंज करके हमें परसेप्शन 90 डालना है, 90 90 90। तो ये प्रिंट आउट निकाल के लगा देना, प्रिंट आउट निकाल के रख देना। एंड मैं बता रहा हूं, जिस बच्चे ने, अभी जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, तुम सब ने अगर ये चीज फॉलो करी, हो सकता है तुम सब 90 मार्क्स ले आओ। आई एम टेलिंग यू, तुम सब हो सकता है 90 मार्क्स ले आओ। हो सकता है तुम्हारे कुछ स्टूडेंट्स के घूस बॉम्ब्स आने बॉडी में शुरू हो गए। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को नहीं समझ आ रहा हो, मतलब इन द सेंस कि उनको नहीं फील हो रहा हो। जिनको फील नहीं हो रहा, यू हैव टू स्टार्ट फीलिंग। ये जो घूस बॉम्ब्स हमें आते हैं, दैट इज द हैप्पीनेस दैट वी स्प्रेड अराउंड, विच गिव्स अस मोटिवेशन। घूस बॉम्ब्स जब भी हमें आते हैं, इसका मतलब हम बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, एंड वी आर गिविंग सिग्नल टू एवरीवन कि हम कितने खुश हैं अंदर से। ये चीज तुम सबको बुलानी है। सोचो आंख बंद करके, एवरी मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप, यू हैव स्कोर्ड 90 मार्क्स इन एफआर। बस ये 3 चीजें करनी है, ये चीज करो। एग्जामिनर रिपोर्ट में तुम्हें अभी करा रहा हूं फटाफट से, जल्दी जल्दी से, तो दैट तुम्हारे को समझ आ जाए एग्जामिनर रिपोर्ट किस तरह से तुम्हारे को देखनी है, कि तुम ऐसा ना हो पूरी एग्जामिनर रिपोर्ट वर्ड टू वर्ड पढ़ के टाइम वेस्ट करो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद एग्जामिनर रिपोर्ट, एंड इन द लास्ट जो भी छोटे मोटे डाउट्स हैं आई विल सॉल्व देम। तो एग्जामिनर रिपोर्ट में मैंने जैसे कि तुम्हें बताया था कि एसीसीए जो प्रीवियस ईयर में टफेस्ट क्वेश्चन जो आते हैं, जो स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाते, वो वाले सारे क्वेश्चन जो है एसीसी यहाँ पे सॉल्व करके हमें देता है। ठीक है, और हमें बताता है स्टूडेंट ने क्या मिस्टेक की है। सो लेट्स ओपन द फर्स्ट क्वेश्चन एंड आई वांट ऑल ऑफ यू to give me the right answer.
सबने मुझे इसका आंसर देना है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। और याद रखना ये क्वेश्चंस वो हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, और ये 80% से ज्यादा क्वेश्चन बच्चे इसका आंसर गलत देके आए हैं। जो भी स्टूडेंट बोले या सर टाइप ए करे, आई आई जस्ट नीड आंसर। मुझे सिर्फ आंसर चाहिए, वो मत बोलना एक्सप्लेनेशन, वो मैं बाद में पूछूंगा। सर आई थिंक सी होना चाहिए। ओके, एक आंसर आया सी, और एक आई थिंक ए आया था। ए सर। ओके, एक और ए आया है। गाइस सबने आंसर देना है, प्लीज बी एक्टिव एवरीवन। 410 विकास, ओके सी। गाइस प्लीज सारे आंसर दो। हितेन, फहाद, फरीहा, इशिका, ए, सी, सर सी। सी, ए। ओके, सो देयर इज अ फाइट बिटवीन ए एंड सी। सो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि पहली बात तो देखो, सी का मैं एक बात बताता हूँ, जिन स्टूडेंट ने सी आंसर दिया है, हमारा फॉर्मूला होता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। तो जब कॉस्ट ही प्रोडक्ट की 380 है, तो 410 कैसे आंसर आ गया? सर जो एडिशनल मेजर सेफ्टी मेजर्स के कारण कॉस्ट बढ़ाना है 60K से, उसमें का दैट इज कस्टमर। कॉस्ट टू सेल। दैट इज कॉस्ट टू सेल। ओके। लिखा हुआ है ना, एडिड कॉस्ट बिफोर इक्विपमेंट में बी सोल्ड, दिस इज कॉस्ट टू सेल। ये बनाने का खर्चा नहीं है, दिस इज नॉट हमारा बनाने का खर्चा, ये सेलिंग एक्सपेंस है ये। सर बी होगा आंसर। बी कैसे हो सकता है जब कॉस्ट ही हमारी 380 है? हमारा ओके फॉर्मूला ओके। क्वेश्चन में निकालना क्या है? वी डोंट हैव टू फाइंड एनआरवी, वी हैव टू फाइंड फाइनेंशियल पोजीशन में किस वैल्यू पे आएगा। तो फाइनेंशियल पोजीशन में आता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। सो कॉस्ट हमारी है 380, अब एनआरवी अगर 380 से ऊपर आ रही है तो आंसर तो 380 आएगा। यस सर। इसका जो आंसर है वो है ए, दैट इज 380। अब 380 कैसे है मैं बताता हूं। जैसा मैंने एक्सप्लेन किया था कि कॉस्ट है 380, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। अब अगर मैं यहाँ पे एनआरवी निकालूं, एनआरवी मतलब नेट रिलायजेबल वैल्यू, कि हमें सेल करने में कितना खर्चा आएगा। अगर हम चीज को सेल करेंगे हमें 420 मिलेंगे, दिस इज सेल वैल्यू, रिलायजेबल वैल्यू, माइनस कॉस्ट टू सेल। बट न्यू रेगुलेशन मीन दैट सेफ्टी मेजर्स must be added at a cost of 60,000 before equipment may be sold. द कस्टमर एग्रीड टू पे हाफ ऑफ दिस मॉडिफिकेशन। मतलब 60,000 में से कस्टमर ने बोला 30,000 हम पे करेंगे। तो हमारी कंपनी का खर्चा कितना है? हमारी कंपनी का खर्चा 30,000 हो गया। कि कस्टमर अगर अपनी पॉकेट से इसमें से 30,000 पे करेगा, तो 30,000 हमारा खर्चा कितना है? 30,000। 30 तो बाकी कब कस्टमर ने पे करना है। तो 420 माइनस 30, 390 हमारी यहाँ पे आ गई एनआरवी। सो एनआरवी इज 390, कॉस्ट इज 380। सो एज पर हमारा IAS2, कॉस्ट इज लेस, सो वी विल शो द स्टॉक एट कॉस्ट। एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस?
नहीं सर, वही है, वो लोग स्टेटमेंट ऐसी लिखते हैं कि इंटरप्रिटेशन वही जाता है, कॉस्ट ऑफ 60K लिखा है तो ऐसा लगता है कॉस्ट में जाएगा। सो कॉस्ट का मतलब क्या होता है? चीज को बनाने का खर्चा। दिस इज बेचने के टाइम में बी सोल्ड, ये खर्चा सेल करने से पहले करना पड़ेगा। दिस इज कॉस्ट टू सेल। दिस कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट मतलब हमारा इसको बनाने का खर्चा, बेचने का नहीं। ठीक है, डोंट वरी। ये क्वेश्चन 80% स्टूडेंट्स ने गलत करा था, तभी इन्होंने बताया, वरना एसीसी वाले कभी भी अपने सेक्शन ए या बी के क्वेश्चंस रिवील नहीं करते। ये इन्होंने रिवील इसलिए करे क्योंकि बच्चों ने गलत करे थे। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली। इसका आंसर जो इन्होंने दिया हुआ है एक्सक्यूज मी सर, ए एक ही चीज दिया हो पूछनी सकता है। थी, सॉरी टू इंटरप्ट। कैसी दिन? सर मैंने ना जब मॉक दिया था ना, तो उसमें एक था कि मतलब पूरा आंसर देना है, मतलब सारे जीरोस लगा के। बट जब मैंने सबमिट करा ना, उसमें जीरोस नहीं थे। ऐसे नॉर्मल स्टार्टिंग जैसे थाउजेंड्स में नहीं था, नॉर्मल आंसर था। लाइन लास्ट से 3 जीरो हटा दिए। और ये उसमें था कि कहाँ प्रॉपर पे करा था ये? स्टडी बीपीपी में? बीपीवी बीपीवी। कोई उसमें थोड़ी मिस्टेक्स हैं बीपीपी में। कई जगहों पे ओके सर। इन्होंने आंसर 1000 में दिया हुआ है, लेकिन वहां पे नहीं है। है, कोई दिक्कत उसे नहीं, टेबल लीव जगह इट। लिखा है इन्होंने पूरा फोल्ड डॉलर में डालो, जैसे आंसर 49.99 है, तो 500 से लेके होल्ड डॉलर के हिसाब से, तो उन्होंने आंसर 49.99 लिखा हुआ है, तो वो भी गलत कोई कर बात नहीं, दिया डोंट मैंने। वरी। डोंट डोंट वरी अबाउट दैट। बीपीपी में के आंसर्स में रेंज नहीं हो सकती, बट एसीसी के आंसर्स में रेंज है, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है। ओके सर, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसका आंसर दो। एक्चुअली आई एम टेलिंग यू, ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं सारे। ये सिर्फ तुम्हारे को कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से लैंग्वेज दी गई है। और सोचो, ये पेपर के क्वेश्चंस हैं, ये मैंने नहीं बनाए हुए। ये एसीसीए के एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो तुम्हें किसी स्टडी टेक्स्ट, किसी स्टडी हब में नहीं मिलेंगे। एसीसीए के क्वेश्चन पेपर्स हैं। अगेन एवरीवन हैज टू गिव द आंसर ओनली। डिस्कस बाद में करेंगे। रत्नेश? सर बी है शायद। ओके, एक आंसर मेरे पास आया है बी। सर बी। एक और आंसर आया बी। सर बी होगा। एक और आंसर आया बी। सर बी। बी। इसका मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, अगर तुम्हें नहीं याद। जो हमारा एग्रीकल्चर होता था, नोट्स में मेरे क्लियर लिखा हुआ है, इट इज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स, कॉस्ट टू सेल। गाइस प्लीज सारे थोड़ा सा जल्दी करो, जिन्होंने आंसर नहीं दिया। एंड एक्टिवली आंसर दो, सारे आंसर दो। घबराना किसी ने नहीं है, चाहे गलत है डजेंट मैटर, बट आंसर प्लीज सारे दो। रत्नेश, अगर तूने जाना है तो जा, मेरे को थोड़ा टाइम लग जाएगा। दरवाजा खोल दे, दरवाजा खोल दे। मैं कह रहा हूँ तेरे को जाना है तो जा, मेरे को थोड़ा आधा घंटा लग जाएगा। ठीक है, चल ठीक है, ठीक है। लगाने जा रहा हूँ वो लाया से। अच्छा ठीक है। गाइस प्लीज सारे आंसर दो। विकास ने आंसर दिया है इसका सी, 96600। ओके, सर बी। अच्छा सॉरी बी। बी ओके, इशिका का बी है, विकास का बी है।
So B. बी सबने बी आंसर दिया है। ओके, आई एम गेटिंग बी, लॉट ऑफ बीज नाउ। सो आंसर बी सबने दिया है। देखो गलत भी हो सकता है, ये मत सोचना कि अगर 4 5 6 ने सही दिया है तो सही हो सकता है, तो गलत भी हो सकता है, और इसका सही आंसर एक्चुअली में बी ही है। तो तुम देखो, यू आर एबल टू सॉल्व अ क्वेश्चन विच 80% ऑफ द स्टूडेंट्स वर नॉट एबल टू इन द एग्जाम। इट्स ऑल जस्ट कॉन्सेप्ट्स। ये फॉर्मूला पता है तुम्हें, नोट्स जब रोज पढ़ोगे ये चीज तुम्हें याद हो जाएगी एंड इजिली यू कैन फाइंड द आंसर। चलो, वेरी गुड गाइस, आंसर इज बी, 96,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से इसका आंसर। सर एक सेकंड आप ऊपर वाला एक्सप्लेन कर पाएंगे? मेरा नेटवर्क लैग हो रहा था तो मैं सुन नहीं पाया, ऐसा फास्ट फॉरवर्ड में आ गया आपका पूरा आवाज। नहीं, बस मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने इसका आंसर बी है, दैट्स इट। अगर तुमने आंसर बी दिया, सबने बी दिया, तो दैट्स गुड, बस। सर मैं फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स कर रहा था, तो जो 8% एडिशनल चार्ज है हाँ, वो 8% कौन से अमाउंट का 8% हम माइनस करेंगे? 175 पे 8%? 175 पे 8%, बिल्कुल। ओके ओके ग्रेट, ठीक है समझ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो एंड जल्दी से मुझे आंसर दो, इसका क्या होगा। इट्स अ गुड क्वेश्चन, और आई थिंक मेरे से ग्रुप में भी किसी ने पूछा था ये वाला। मुझे ये नहीं याद कि हाइब्रिड वाले में था या रिकॉर्डेड वाले में था, बट समवन आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन इन द ग्रुप एज वेल। आई थिंक रिकॉर्डिंग वाले ग्रुप में से किसी स्टूडेंट ने भेजा था ये। एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ना, गिव फोकस टू दिस एज वेल। सर 0.5 million. हाउ मच? 0.5. 0.5। ओके, वन आंसर मेरे पास 0.5 आ रहा है। सर 0.5। हाउ मच? 0.5। ओके, एक और 0.5 आएगा इस। यस सर, इवन आई थिंक 0.5 होगा। सर सेम 0.5। 0.5, 0.5 मैसेजेस ग्रुप में आए हैं। 0.5, यस फरिया। 0.5 sir. 0.5, सर तो 0.5। सभी का 0.5 आ रहा है, एंड इसका जो आंसर है वो 0.5 ही है गाइस। वेरी 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 गुड। यू कैन सी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो तो क्वेश्चन बहुत आसान है। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फेयर वैल्यू पे लिखेंगे, पहले जब वैल्यू बढ़ी 8.4 से उतनी हुई तो वो पहले रिकॉर्ड हो गया होगा। ठीक है, हमारा 8.4 से हुई 8.9 इस साल, तो इस साल हमारा प्रॉफिट एंड लॉस भी इतना जाएगा। सबका आंसर बिल्कुल सही है। यू शुड फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ। तुमने तो अभी से 90 सोचना शुरू कर दिया, चलो अच्छी बात है। सर मुझे नहीं आया, एक बार अच्छा, एक्सप्लेन कर दो। देखो इसमें क्या है इशिका, इस क्वेश्चन में है निकालना क्या है सबसे पहले हमें। कैलकुलेट गेन और लॉस ऑन द इन्वेस्टमेंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन कहवा कंपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। 1 फरवरी 2017 को अगर मैं बात करूं, 1 फरवरी 17 को हमने इन्वेस्ट किया था शेयर्स में किसी के, जिसका प्राइस था 7.2, एंड एडिशनल 8 मिलियन ऑन ब्रोकर। हमने फाइनेंशियल लायबिलिटी में पढ़ा हुआ है कि जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो हम कॉस्ट में ऐड कर लेते हैं, तो 8 हमारी कॉस्ट थी। शेयर होल्डिंग वॉज लेस देन 1%, डजेंट मैटर।
Kama company made irrevocable election to classify investment as fair value through other comprehensive income, कि वो इस इन्वेस्टमेंट को अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में दिखाएगा। एट 31 दिसंबर 2017, सो 31 दिसंबर 17 को फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 8.4, सो यहाँ वैल्यू हो गई उसकी 8.4। मतलब इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 0.4 का हमने प्रॉफिट दिखा दिया होगा। अब हमें बताना है 2018 में हमारा क्या प्रॉफिट आएगा। तो ऑन दिस डेट कामा सोल्ड इंटायर इन्वेस्टमेंट फॉर 8.9, इस डेट को उसने 8.9 पे सारी इन्वेस्टमेंट सेल कर दी। तो इस साल में हमारे प्रॉफिट्स कितने आएंगे? ऑलरेडी पिछले साल के जो प्रॉफिट थे वो हमने अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड कर लिए होंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है ये। कॉस्ट पे तो रिकॉर्ड कर नहीं रहे, ना हमने रिवैल्यूएशन सरप्लस वगैरह बनाया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है, फेयर वैल्यू पे है। तो इस साल हमारा प्रॉफिट कितना आएगा? 8.4 माइनस 8.9, 0.5। ओके सर। पक्का इसी का समझ आया या कोई डाउट है अभी भी? प्लीज हाँ देख लो, अगर है आ पूछ गया। लो। वो 1% हाँ का कुछ नहीं करना था ना इधर, द शेयर होल्डिंग वाज, नहीं नहीं, वो मुझे बेवकूफ लगा बनाने उसका के भी लिए दिया कुछ हुआ है। करना। ओके ओके। वो एक करते हैं, ऐसे चालू हैं ये बड़े। चलो क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर दो। दिस लाइक अ शॉर्ट टेस्ट फॉर यू ऑल एंड थोड़ा सा एक तुम्हारे इस चीज के लिए कॉन्फिडेंस लेवल तुम्हारा बूस्ट करने के लिए। सर बी एंड डी। बी एंड डी, एक आंसर आया मेरे पास, बी एंड डी। यस सर, बी एंड डी। ओके, बी एंड डी। एक और आंसर बी एंड डी, एक और आंसर बी एंड डी। जो बी एंड डी आंसर देंगे। यस सर, बी एंड डी। ओके, मैं एक चीज बता दूं, मैं किससे भी रैंडमली पूछ सकता हूँ कि ए और सी क्यों नहीं है, एंड यू हैव टू गिव मी अ वैलिड रीजन फॉर दैट एज वेल। वो मैं तो किससे जो भी पूछूंगा, अभी सिर्फ आंसर दो सारे। सर बी एंड डी। बी एंड डी, ओके। तो मोस्टली स्टूडेंट्स आर गिविंग द आंसर बी एंड डी। सर 2 मिनट। ओके, ओके फहद, बी एंड डी। फरीहा, एंड आई थिंक एनजे इज नॉट गिविंग द आंसर। एनजे ने, एनजे अच्छा बी एंड डी दे दिया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी। जतिन, सर मुझे तो सी एंड डी लग रहा है। ओके सी एंड डी, गुड। एटलीस्ट आंसर इज डिफरेंट, बट कोई बात नहीं। सर उससे गुड कैसे होगा? नहीं, आई टेल यू गुड, आई टेल यू गुड क्यों इस मैं बोल रहा हूँ हर्ष, बिकॉज यू आर गिविंग एन ऑनेस्ट आंसर। हाँ, पीयर प्रेशर नहीं है। हाँ। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग गुड, कि यू डिडंट थिंक कि सबके आंसर्स हैं तो मेरा आंसर गलत होगा, तो कोई सर ना सोचे कि क्या अलग चल रहा है। दैट इज वेरी गुड। चलो, सो हमारा जो आंसर आ रहा है बी एंड डी आंसर आ रहा सर है मेरा ए एक एंड डी आ रहा है, ए एंड डी ओके, ए एंड डी भी है। ओके, ठीक है। तो चलो अब मैं इसका एक्चुअल आंसर बताता हूँ। आंसर जो है, आंसर है बी एंड डी, एंड आई वुड वांट पारल टू टेल मी व्हाई ए इज नॉट द आंसर, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यस पारल। सर जो हमारा पहला ए ऑप्शन है उसमें फाइनेंस कॉस्ट इंक्रीज हो गई है, हाँ, तो तो उस खर्चा वजह हमारा से कम मैंने। होगा, प्रॉफिट भी कम होगा। हाँ जी।
तो मैंने तो उस फाइनेंस वजह कॉस्ट, से नहीं करा था। बट फाइनेंस कॉस्ट इंक्रीज होने से प्रॉफिट तो कम होगा हमारा, बट और सर उसमें क्वेश्चन हमारा में यही बोला हुआ है। सर बट हमारा तो डिक्रीज हो गया ना। हाँ, खर्चे बढ़ेंगे तो प्रॉफिट कम होगा ना। तो वही तो कह रहे हैं कि प्रॉफिट पहले 15% था, अब 11% हो गया, दैट मीन्स कोई खर्चा बढ़ गया, तो इन फाइनेंस कॉस्ट बढ़ गई। उस तरीके से जो आंसर तुम दे रहे हो वो आंसर तुम्हारा गलत है, कि फाइनेंस कॉस्ट अगर हमारी बढ़ गई इट मींस हमारा प्रॉफिट कम हो गया, तो उस तरीके से तुम्हारा आंसर गलत है, फिर तो ए सही बनता है। बट वाई ए इज नॉट द राइट आंसर, उसका रीजन ये ट्रेड है बिकॉज फाइनेंस चार्जेस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आते ही नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद फाइनेंस चार्जेस आते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देन फाइनेंस चार्ज देन आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हुए फाइनेंस चार्जेस को इसमें इंक्लूड ही नहीं करते। दैट्स व्हाई ए इज नॉट द राइट आंसर। Concepts should be very clear. Then I'll say why third is not the right answer. So, Hiten, you tell me why C is not the right answer. सर बिकॉज हमने अगर हमने ट्रेड डिस्काउंट लिया है तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो उससे हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी बढ़ जाएगा, बट यहाँ कम हुआ बिल्कुल है सही, तो डजंट बिल्कुल सही। मैटर। अगर ट्रेड डिस्काउंट हमें मिलेगा दैट मीन्स हमारे परचेजेस कम हो रहे हैं, परचेजेस कम हो रहे हैं मतलब हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, और यहाँ तो प्रॉफिट कम हो रहा है। दैट्स व्हाई सी इज नॉट द राइट आंसर। हर्ष, क्लियर है व्हाई सी इज नॉट द राइट आंसर? हाँ सर लेकिन मैंने बी इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि उसमें हाँ नॉन करंट एसेट्स का वैल्यू गिर रहा है। हाँ, सो नॉन नहीं, वैल्यू नहीं गिर रहा। नॉन करंट एसेट की यूजफुल लाइफ जो है वो कब कम होगी। 1 लाख तो अगर हमारे एसेट की कॉस्ट थी, पहले लाइफ थी 5 इयर्स, तो डेप्रिसिएशन चार्ज होती थी 20,000। अब लाइफ रहेगी 4 इयर्स, तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 25,000, विच मीन्स हमारा खर्चा बढ़ रहा है। तो राइट खर्चा राइट। बढ़ रहा है दैट मीन्स प्रॉफिट कम होगा। हाँ मैं वो कंफ्यूज हो गया, आई थॉट वैल्यू कम हो रही है नॉन करंट एसेट्स की तो डिनोमिनेटर कम होगा उससे बढ़ जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये इस तरीके से समझना था, क्योंकि वैल्यू अंडर नहीं लिखा हुआ, यूजफुल लाइफ लिखा हुआ है। हाँ चलो, तो बी एंड डी आर द राइट आंसर्स। कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल सही होने चाहिए। आंसर गलत हो सही हो, सही आंसर आना इज ऑफ कोर्स राइट, बट कॉन्सेप्ट, यस विकास। सर इसको हम जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है उसके थ्रू भी समझ सकते हैं क्या? क्या चीज? जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला है उसके थ्रू भी समझ हाँ, सकते हैं सर? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का देखो फॉर्मूला क्या है मैं बताता हूँ। देखो मैं सबको बताता हूँ, पहले आता है हमारा सेल्स, सेल्स में माइनस होता है हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स, वो आता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में माइनस होता है एडमिन, सेलिंग एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस। ये माइनस करने के बाद जो हमारी फिगर आती है दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हम माइनस करते हैं फाइनेंस चार्जेस, ये माइनस करने के बाद जो हमारा आता है दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से हम टैक्स माइनस करते हैं तो आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हम्म, ठीक है, तो इस तरीके से हमें समझना है कि जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में पहले वाला तो इसलिए नहीं होगा जब फाइनेंस चार्जेस ही नहीं आता, बाकी प्रॉफिट कम हो रहा है तो मतलब खर्चे बड़े होंगे, ये दो चीजों से। सर मैं यही कंफ्यूज हो गया था, मेरे को लगा वो उसके बाद ही आता है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के बाद चलो, फाइनेंस मैं चार्जेस। मैं ये भी कह रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारी बात सही मैं मान रहा हूँ कि चलो फाइनेंस कॉस्ट अगर यहां भी आता, फिर भी अगर हमारा फाइनेंस खर्चा बढ़ रहा है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट फिर कम होना चाहिए था ना, और वो कम ही हो रहा है एक्चुअली में, यस सर। है ना। फिर तो फर्स्ट आंसर होना चाहिए था तुम्हारा सही। यू शुड बी डाउटफुल अबाउट फर्स्ट। तो मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई भी छोटी भी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक ना रहे किसी को। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, दिस वाज नॉट कैलकुलेटिव क्वेश्चन, दिस इज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। और एंड सर मैंने ना इसको चलो, फॉर्मूला देखा भी, तो प्रॉफिट बिफोर इनकम एंड टैक्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू मल्टीप्लाइड 100 था। तो मैंने पहला ऑप्शन पहले नहीं, इसलिए प्रॉफिट रिजेक्ट कर बिफोर दिया। इनकम नहीं है, प्रॉफिट बिफोर प्रॉफिट इनकम बिफोर नहीं है, इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड टैक्स बिफोर है। इंटरेस्ट एंड टैक्स। हाँ, हाँ सर वो इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो पहला पॉइंट तो मैंने इसीलिए रिजेक्ट कर दिया कि ये इंटरेस्ट आ रहा है तो उसकी वजह से इंटरेस्ट तो कंसिडर हम ठीक है, करेंगे नहीं। तो मेरा लॉजिक था, ठीक है। मतलब सही था कि नहीं था ये? हाँ बिल्कुल सही है, वो यही वही मेरा लॉजिक है ना। केस में तो इंटरेस्ट आता ही नहीं है। अब आपने यहां से कर लिया, मैंने यहां से कर लिया। ठीक है सर, ठीक क्लियर। चलो, अब करते हैं हम आगे। अब देखो, सेक्शन ए के जितने भी क्वेश्चन थे इन्होंने सारे रिवील नहीं करे, इन्होंने सिर्फ वो क्वेश्चंस रिवील किए हैं जो स्टूडेंट्स ने काफी उन्हें गलत करे।
कितने क्वेश्चन थे? 4 क्वेश्चन थे बस, मतलब आउट ऑफ तुम्हारे सेक्शन ए में जो क्वेश्चन आते हैं 20 क्वेश्चन, नहीं 20 नहीं आते, 15 क्वेश्चन, 15 में से सिर्फ 4 रिवील किया है कि ये टफ थे, बाकी सारे इजी थे। तो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि टफ जो लग रहे हैं इतने टफ नहीं है, 2 क्वेश्चन तो सभी ने सही करें, एक आधे क्वेश्चन में सब थोड़ा सा हिले हो बस, ठीक है ना। बाकी आगे तुम्हारे सेक्शन बी के क्वेश्चंस, तो ये मैं अभी नहीं करा पाऊंगा बिकॉज इट इज टाइम कंज्यूमिंग, मुझे बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा, यू हैव टू लुक टू दिस। तो तुम्हारा अब टारगेट क्या है गाइस सबका, ये वाले जो तुम्हारे एग्जामिनर रिपोर्ट है, जैसे मैंने बताया ये बहुत जरूरी है टिल योर एग्जाम करनी, क्योंकि तुम्हारे को समझ आना स्टार्ट हो जाएगा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन एसीसी डालता है और कौन से टफेस्ट क्वेश्चन है और उसमें तुम गलती क्या करते हो। देखो इन्होंने पता है क्या करा हुआ है, देखो मैं बताता हूँ। जैसे सेक्शन ए वाला है, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन अभी करा, इन्होंने क्या बोला हुआ है, दिस क्वेश्चन टेस्ट सिलेबस लर्निंग आउटकम दिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैंडिडेट नीडेड टू नो द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के उसमें क्या क्या आता है, बट ओनली हाउ ऑपरेटिंग प्रॉफिट न्यूमरेटर विल इफेक्टेड बाय द स्टेटमेंट, नन ऑफ द स्टेटमेंट इंपैक्टेड रेवेन्यू, के रेवेन्यू से कोई फर्क नहीं था। चलो ठीक है, आगे इन्होंने क्लियरली समझाया हुआ है, अ डिक्रीज इन यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट मींस डेप्रिसिएशन चार्जेस इंक्रीज एंड इन टर्न उससे ये इफेक्ट आएगा, और यहां पे भी ठीक है। वेयर कैंडिडेट गो रॉन्ग्स, मोस्ट कैंडिडेट करेक्टली आइडेंटिफाइड डी वाज करेक्ट बट लेस देन 20% ऑफ द कैंडिडेट करेक्टली आइडेंटिफाइड बी वाज आल्सो करेक्ट। मैनी कैंडिडेट्स फेल टू आइडेंटिफाई द इंपैक्ट ऑफ सप्लायर डिस्काउंट, जो हर्ष के साथ गड़बड़ हुई कि वो सप्लायर डिस्काउंट को समझ नहीं पाए। सप्लायर डिस्काउंट ऑन रॉ मटेरियल मींस दैट परचेजेस जो है हमारी वो कम हो जाएंगी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। नहीं हर्ष के साथ नहीं था, आई थिंक किसी और स्टूडेंट के साथ था किसी के साथ, आई थिंक हर्ष के साथ ही था ये वाला इशू, मैं ही था सर। है ना। अ स्मॉलर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फेल टू आइडेंटिफाई दैट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज स्टेटेड प्रायर टू डिडक्टिंग फाइनेंस कॉस्ट, जो अभी एक स्टूडेंट के साथ और हुआ था, आई थिंक विकास के साथ था, नहीं विकास ने तो सही आंसर दिया, आई थिंक जतिन के साथ था। Therefore, an increase in पारल के साथ भी था। Therefore, increase in interest rate on borrowing has no direct impact on operating profit। ये ACCA बताना चाह रहा है कि कॉन्सेप्ट्स कैसे क्लियर करने, और तुम खुद देख के तुम्हें, अगर तुम ये चीज खुद रीड करते ना, तुम कभी नहीं भूलोगे ये चीज मैंने बताई है, शायद हो सकता है तुम कल परसों भूल जाओ, लेकिन अगर तुम खुद पढ़ोगे ना, एक अंदर से तुम्हें गूस बम्प आएगा अंदर से, हाँ यार ये तो सही कह रहे हैं, मैंने गड़बड़ कर दी। So that's why these examiner reports reading at this stage is crucial। मैंने पहले तुम्हें क्यों नहीं बोला, तुम पहले पढ़ते आधे क्वेश्चन तुम्हें समझ ही ना आते, क्योंकि ना प्रॉपर रिवीजन हुई थी ना क्वेश्चंस हुए थे। नाउ यू ऑल आर prepared फॉर द एग्जाम, यू जस्ट नीड अब ब्रशिंग, अब वो ब्रशिंग करनी है। ब्रशिंग के लिए तुम्हें मैंने 3 चीजें बता दी, वो तुम्हें करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो तुम्हें एग्जाम में जो जो भी थोड़ी बहुत तुम्हारी प्रीवियस पेंडेंसीज हैं, स्टडी हब के थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं या चैप्टर्स की रिवीजन्स हैं, मॉक्स मैराथन्स हैं, वो तुम अब करते रहना। मेरा जो है, जो मैंने तुम्हें बताने इस वीक के लिए, दैट इज दिस थिंग, और एग्जामिनर रिपोर्ट पास्ट ईयर के सेक्शन सी के क्वेश्चंस रोज तुम्हें करने एक पेपर पूरा, और मेरे जो नोट्स है वर्ड टू वर्ड एवरीडे तुम्हें रीड करने ही करने। 3.5-4 घंटे इसमें दे दो, बाकी तुम्हारे ऊपर है। मैंने कोई तुम्हारे ऊपर ऐसा बर्डन नहीं डाला है कि तुम्हें रोज का बहुत काम करना है, 8-8 घंटे पढ़ना है। तुम 4.5 घंटे इसमें दो, बाकी मॉक करोगे, अपनी रिवीजन करोगे सेल्फ, ये जरूर करना बस। तुम खुद देखना, एक मैं तुम्हें टिप बता रहा हूँ, ये एक टिप है या ट्रिक लगा लो, अगर तुमने सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस कर लिए, यू विल सी एग्जाम में इन क्वेश्चन से बाहर कुछ नहीं आएगा, इन्हीं में से कहीं ना कहीं घूम के चीजें आएंगी। प्लस जो तुमने एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ ली, तुम देखना जो तुम्हारे सेक्शन ए में क्वेश्चंस आएंगे, जो इजी वाले हैं वो तो तुमने ऑलरेडी स्टडी हब से या एग्जाम किट से कर ही लिए। स्टडी हब सबने कर लिया, एग्जाम किट काफियों ने कर लिया, दैट मीन्स तुमने इजी वाले तो पढ़ ही लिए। जो टफ क्वेश्चंस हैं, जो सॉल्व नहीं कर पाते, वो तुम्हें यहाँ एग्जामिनर रिपोर्ट से मिल जाएंगे। यस हितेन? सर वो आप एक बार थ्योरी वाले चैप्टर अभी बता दी थी कैसे करना है, मैंने अभी स्टार्टिंग बताया में। थ्योरी, ये वही है बस, ये इसीलिए जो सर चैप्टर इसमें तुम्हारे काफी थ्योरी वाले। छोटा छोटा है नोट्स में, लाइक जब मुझे समझ नहीं आया था ना, जब मैंने क्वेश्चन गलत करे थे मॉक में, मैंने हाँ, वो प्रॉपर पूरी वीडियो देखी चैप्टर 1 और 2 की, ठीक है। तो तब भी 1-2 पॉइंट रत्नेश, रह एक गए। एक सेकंड, रत्नेश एक बार नीचे चला जा, देख ले वो लॉक ना कर दे। हाँ क्या कह रहे होते हैं, सॉरी। सर मैंने चैप्टर 1 और 2 की दोबारा वीडियो देखी थी पूरी पूरी, अच्छा, पर तब भी 1-2 पॉइंट रह गए। एक फिर वर्ड ये से करो, कुछ एग्जाम किट पॉइंट के गलत हो क्वेश्चंस रहा है। करो दोबारा से, फिर उन ओके सर। चैप्टर्स के दोबारा से बीपीपी के एग्जाम किट करो, और स्टडी हब के सर करो क्वेश्चंस। ओके सर। रिवीजन करने का एक ही तरीका है,
मैराथन वीडियो देखो, नोट्स देखो, अगर उससे भी समझ नहीं आ रहा वो चैप्टर की वीडियो देखो, और एग्जाम किट और स्टडी अप के क्वेश्चन दोबारा करो, अपने आप कॉन्फिडेंस बन जाएगा। ये चीजें पहले तो नहीं आई थी डाउट, अभी आया ना? ये सर जी अभी आ रहे ज्यादा क्वेश्चन है सेक्शन उससे चैप्टर 1 और 2 के मॉक्स में, जो स्टार्टिंग में काफी ट्विस्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, इसलिए पूछ रहा हाँ था। बस ये चीज कर लो, हो जाएगा क्लियर ये चीज। ठीक है सर। यस इशिका। सर वर्किंग के भी मार्क्स रहते हैं ना सेक्शन सी में? बिल्कुल रहते हैं वर्किंग नोट्स के मार्क्स। सर अगर वो नहीं कर पाए वर्किंग, अगर डायरेक्ट कर लें तो नहीं मिलेंगे पूरे मार्क्स? देखो अगर तुम डायरेक्ट क्वेश्चन करो, डायरेक्ट क्वेश्चन में जैसे मैंने तुम्हें एक्सेल में दिखाया था, शो यू, जैसे एक्सेल का ही सॉल्यूशन है ये। सर वो एक्चुअली बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है अगर मैं नहीं उसमें देखो, करती हूँ। देखो मैं बताऊं तुम्हें, ये चीज तो देखो करनी तो पड़ेगी, चाहे तुम रफ में करो कॉपी में, हाँ वो तो कर, कॉपी हाँ में भी ये तो तो लिखना ही करना पड़ेगा ही। ना, हाँ। तो वो यहाँ लिख दो उसकी जगह। अगर लेट से तुम यहाँ पे ये चीज नहीं लिखती, तुमने ये नहीं लिखा, गुडविल नहीं लिखा, सारा कॉपी में कर दिया ना, और तुमने यहाँ ये लिख दिया, तो तुम्हें क्या होगा, अगर 20 मार्क का क्वेश्चन है तो 20 में से तुम्हें 8-9 मिलेंगे। ये वर्किंग है तो शायद इसका बेनिफिट मिल जाए, थोड़ा सा 1-2 मार्क्स और बढ़ जाए, लेकिन उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। बेसिकली क्या है, इसके मार्क्स मिल जाएंगे, इसके नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि तुमने इसका वर्किंग नोट नहीं बनाया। इसका ओके, वर्किंग हाँ नोट बनाया वर्किंग तो नोट। इस पॉइंट के मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये चीज है, ओके। ठीक है? ठीक है। एनी अदर डाउट एनीवन हैज? आई थिंक अब हर्ष कह रहा हूँ, सॉरी, आई थिंक हितेन का डाउट था कुछ। हितेन क्या डाउट था तुम्हारा? सर सर वो मेरा एक डाउट था। मैक्लेरियन को में डाउट है, रास्ता वो खुल गया है तो। क्या बोलो? सर मैक्लेरियन को का सेक्शन सी का क्वेश्चन है, अच्छा, उसमें एक पॉइंट में डाउट था। कौन से वाला? सर उसमें अच्छा हाँ, क्वेश्चन ठीक था है कि ठीक है हमने ठीक है ठीक है। डिस्पोजल करा है, बट जो जैसे उसमें बोला ग्रुप रिटेनिंग बनानी है, एक तो हमें पीएनएल बनाना था हाँ कंसोलिडेटेड, और एक ग्रुप रिटेनिंग बनानी है। एक में तो हमने उसमें सब्सिडी जो हमारी सब्सिडी तो थी ऑलरेडी, हमने उसका प्रॉफिट ऐड कर दिया, बट जो ठीक है। सेल हुई सब्सिडी थी ना उसका हमने जो हमसे पेरेंट की बुक बनाते हैं प्रॉफिट ऐड नहीं करते, जितना इन्वेस्टर हाँ और हाँ हाँ। जितने बेचे वही डाला उन्होंने। और मतलब वो वाला नहीं डाला, जैसे जो हमने प्रॉपर सोल्यूशन निकाला ना, जैसे पीएनएल बना के जो प्रॉफिट या लॉस निकाला उसका, उसका शेयर नहीं निकाला, उससे डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट का वो डाल दिया, वो समझ नहीं आया था। अच्छा ठीक है, हाँ तुमने मेरे को भेजा था, यस। मैं देखता हूँ सर उसको मतलब थोड़ा हर्ष। डाउट लगा मुझे, क्योंकि आपने बताया था वो सिर्फ सिंगल एंटिटी में बनता है और सब्सिडी नहीं क्लॉज नहीं, मैं एक और देखता हूँ थी हितेन, उसमें। मैं देखता हूँ। मेरा ना, आई टेल यू एक्चुअली ओके प्रॉब्लम सर। क्या है, मेरा जो मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरा जो ये है ना बुक शेल्फ, वाइटल उसमें सोर्स, प्रॉब्लम आ रही है। वाइट वुड शुड बी सर। हाँ वो दो ओके तीन जगह सर। मैं देख रहा हूँ, मेरे को ना प्रॉब्लम आ रही है उसमें, मैं करता हूँ वो। मेरा आई थिंक लॉगिन में कुछ ऐसा इशू रह गया, आई थिंक बुक शेल्फ भी ना अपडेट हुई है, इनकी बुक्स वगैरह का कुछ, यस सर, भी अपडेटेड हुई है वो। तो पता नहीं मेरे सिस्टम में क्या अपडेट के बीच में हैंग हो गया था, क्या था, मैंने डिलीट करके भी दोबारा डाली। मैं देखता हूँ, मैं उसका आजकल मैं सॉल्यूशन देता हूँ, ठीक है? बस ये वो वाला पॉइंट देख लीजिएगा एक बार, मैं बस पक्का वही मेन पक्का डाउट था प्रॉमिस कर रहा हूँ, उसमें। मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा। यस पारल। ओके सर। सर वो मेरा जो फर्स्ट मॉक था वो रह गया था, तब मेरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ था, इसलिए मैंने करा नहीं था। देखो दोबारा तो पारल वो मॉक में ओपन नहीं कर पाऊंगा, बट कोई बात नहीं, अब तुम दूसरे मॉक्स कर लो, ओके सर। कोई बात नहीं, ठीक है? ओके सर। यस हर्ष। सर मैं बोल रहा था ये एग्जामिनर्स रिपोर्ट हमें वही प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म से मिलेगी? ये कहाँ से मिलेगी मैं बता देता हूँ, तुम गूगल क्रोम पे जाना, गूगल क्रोम पे यहाँ पे लिखना ACCA, ACCA लिख के तुम्हारा जो पहला पेज होगा ACCA ग्लोबल, वहां चले जाना। उधर जाके तुम्हारे को ये कंप्यूटर में ऐसे ऊपर ऐसे दिख रहा होगा, यहाँ गो टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में जाके तुम्हारा होगा लेफ्ट साइड पे स्टडी रिसोर्सेज, स्टडी रिसोर्सेज में ACCA क्वालिफिकेशन, देन यू हैव टू सिलेक्ट FR सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा एग्जामिनर रिपोर्ट, ये एग्जामिनर रिपोर्ट, ओके ओके, ठीक है? समझ गया। सर सेकंड चीजें थिंग, वैसे बहुत, हाँ बोलो बोलो। वही सेकंड थिंग आप बोलते कि अभी बस हमें ब्रशिंग अप करनी है, सिलेबस सब लोग कर चुके हैं, लेकिन मेरा थोड़ा केस डिफरेंट, एवरीवन इज स्टडिंग फ्रॉम मार्च एंड मैंने अभी हाफ अप्रैल के भी बाद चालू किया था पढ़ाई, तो मुझे भी सेम कोई फर्क, चलना है। कोई फर्क नहीं पड़ता हर्ष, अगर तुम्हारा सिलेबस हो चुका है, तुमने एग्जाम किट के क्वेश्चंस कर लिए, स्टडी हब के थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लिए, देन इट रियली डजंट मैटर।
हाँ सर, सिलेबस तो पूरा हो गया, जितना सेक्शन है, सेक्शन बी का एग्जाम किट है वो भी पूरा खुद से हो गया है। बस फिर कोई दिक्कत नहीं है, यू आर एट द सेम पेज। तो तुम सिर्फ जो मैंने बताया वो चीज करना और मॉक्स करने स्टार्ट कर दो। सर और एक थर्ड चीज पूछनी थी, मैं भूल गया हूँ, मैं याद करता हूँ। पूछो पूछो। अभी वही मैं भूल गया हूँ, मैंने तब सोचा था ये पूछना है, मैं करता हूँ 2 मिनट में आता हूँ, मैं मैसेज कर कोई दूँ। कोई बात नहीं, ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है। हाँ अच्छा, इशिका ने पूछा, आई हैव डाउट्स इन दीज टू क्वेश्चन आई हैव सेंड इन द ग्रुप। ओके, सो वो लास्ट में, हाँ यही है, क्या डाउट है केटर इसमें? कंपनी। वो क्वेश्चन भी भेजा है मैंने एक। नहीं, डाउट क्या है? ये वाला, व्हाट विल बी क्रेडिटेड टू इक्विटी ऑन 1st April। व्हाट विल बी क्रेडिटेड टू इक्विटी? क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये? सो वो एक्चुअली लास्ट वाला है, हाँ। केटर कम, मैं एक बार और सेंड कर देती हूँ। यहाँ से ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हाँ हाँ, इधर से। अच्छा, ये वाला। हाँ ओके। ये तो फाइनेंशियल उसका है, ये इंस्ट्रूमेंट्स का। सर, ये कन्वर्टेबल लोन नोट्स में मुझे प्रॉब्लम आ रही है। आई डोंट देखो, नो व्हाई। कन्वर्टेबल लोन नोट में क्या होता है, मैं पहले समझा एक रहा हूँ। बार। देखो, मैंने एक चीज इशिका तुम अच्छा उसमें ही में नहीं हो। मैं नॉर्मली सारे स्टूडेंट्स को एक चीज बोलता हूँ कि तुमने देखा होगा, एक चीज नोटिस करी होगी कि मैं कभी भी तुम्हें डायरेक्ट आंसर्स नहीं भेजता कि ये इसका आंसर है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि पहले तुम्हारे को कॉन्सेप्ट बताऊं कि वो चीज कैसे है, ऐसे करो, ये करो, वो करो, ताकि तुम खुद आंसर निकाल सको। मेरा काम है तुम्हें रास्ता दिखाना। अगर मैंने सीधा तुम्हारे को आंसर ही दे दिया तो फिर तुम उसको रट लोगे, तुम रास्ता नहीं समझ पाओगे। कन्वर्टेबल लोन नोट जो होते हैं उनका मैं तुम्हें अपने नोट्स में से बताता हूँ, बिकॉज वहां से तुम्हें समझ अच्छे से आएगा। ओके। जो भी हमारे कन्वर्टेबल लोन नोट होते हैं उसका मतलब क्या है कि आज की डेट में हमारे पास इतने पैसे जो हैं वो हमें आए हैं, उसमें से इतने पैसे हमें कुछ टाइम बाद वापस करने हैं। तो उस केस में जो इश्यूज आते हैं, आई विल जस्ट ओपन दिस नोट फॉर यू। जो इश्यूज आते हैं वो ये आते हैं, अगर हमें ये बोला गया है कि आज हमें लेट से 1 मिलियन आए, और हमें बोला गया है कि हमें प्रीमियम पे वो पैसे जो देने हैं वो देने हैं 120, ठीक है। उस सिचुएशन में हम इसी अमाउंट को अपनी प्रेजेंट वैल्यू मान लेंगे। उस सिचुएशन में हम 1 मिलियन को ही अपनी प्रेजेंट वैल्यू मान लेंगे। लेकिन अगर हमें बोला गया है कि हमने आज की डेट में 1 मिलियन के लोन नोट्स इशू करे हैं, और आफ्टर सम टाइम हम 1 मिलियन के ही वो रिडीम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आज हमारे पास इतने पैसे आए हैं, 2-3 साल बाद हमें इतने ही पैसे देने हैं। तो इस अमाउंट में हमारा कुछ इक्विटी का पार्ट भी होगा और कुछ डेट का पार्ट भी होगा। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो अमाउंट हमें आ रहा है, क्या हमें उतना अमाउंट देना है फ्यूचर में या उससे ज्यादा। अगर उससे ज्यादा देना है फिर तो ये प्रेजेंट वैल्यू हम अज्यूम कर लेंगे, वी विल अज्यूम दिस टू बी द प्रेजेंट वैल्यू। लेकिन अगर हमें बताया हुआ है कि सेम फिगर हमें वापस करनी है, तो हम इसी फिगर को हम अपनी प्रेजेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग करेंगे। कैसे निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू? हमने जो ये अमाउंट 5 साल बाद देना है, एक तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे आज की डेट की। दूसरा, जो हर साल हम इस पे इंटरेस्ट पे करेंगे उसकी भी हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, कि हमने हर साल जो इंटरेस्ट पे करा है, इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। एंड तुमने F2 तो करा ही हुआ है, सो यू आर वेल वर्स विद द प्रेजेंट वैल्यू, राइट? यस। है ना? तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, हमें पता चल गया कि 5 साल बाद जो पैसे देने हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू इतनी है। जो टोटल इंटरेस्ट देना है एन्युटी फैक्टर यूज करके, उसकी वैल्यू हमारी आ गई। इसका मतलब आज की डेट में इस पूरे की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो है इतनी, जो अप्रोक्सीमेट आएगी 97 समथिंग के 976 लेट से ये आ रही है। आज की डेट में पैसे तुम्हारे पास आए 1 मिलियन, तो जो इनका डिफरेंस है दैट वुड बी योर इक्विटी वाला पोर्शन, तो वो तुम्हारा इक्विटी में जाएगा। ओके। और ये चीज मैंने यहाँ पे भी बताई हुई है, ये देखो, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कि आज हमने डेट रेज करी, हर साल इंटरेस्ट पे करा, लास्ट ईयर में इंटरेस्ट भी पे करा और डेट टू बी रिटर्न, ये हमें है। इस केस में जो भी डेट हमने रेज की है इतना अमाउंट हमें आया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इंटरेस्ट जो हम पे करेंगे वो, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेट टू बी रिटर्न जो हमें पे करना है, ये हमारी जो बचेगा दैट वुड बी इक्विटी पोर्शन, ठीक है। ओके उसके सर। बाद ये जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू आएगी इसको हम शो करेंगे हमारी लायबिलिटी,
और ये हो जाएगा इक्विटी। तो इक्विटी में चला गया। अब जो ये लायबिलिटी है इस डेट को ओपनिंग लायबिलिटी बन जाएगी। ईयर एंड पे इस लायबिलिटी पे हम इफेक्टिव रेट पे इंटरेस्ट निकालेंगे। कौन सा रेट? जिस पे हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी, वो इसमें इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। और जो एक्चुअली हमने इंटरेस्ट पे करा है वो हम यहां से माइनस कर देंगे और हमारे आ जाएगी क्लोजिंग लायबिलिटी। ठीक है। कोशिश करना, तुम्हें आई थिंक इन चैप्टर में डाउट है, तुमने इनिशियली भी कहा था, इसकी ना एक बार हाँ वीडियो, मैराथन वीडियो एक बार दोबारा देख लेना। इफ हाँ रिक्वायर्ड मैंने तो फिर पूरे चैप्टर की वीडियो दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी टाइम हम सबके पास, यू ऑल आर लकी कि तुम्हारा सिलेबस इस टाइम पे पूरा कंप्लीट हो चुका है। यू आर एट द रिवीजन स्टेज। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टाइम पे ऐसे हैं जिनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं। यू आर वेरी लकी। सो दैट मीन्स यू हैव टू यूटिलाइज द अपकमिंग टाइम। यू हैव इनफ टाइम कि जिन चैप्टर्स में तुम्हें डाउट है उसकी पूरी वीडियो दोबारा देख लो एज अ फ्रेश। उसके जो बुक के बीच में जो क्वेश्चंस है वो दोबारा करो, सारी चीजें याद हो जाएंगी। अगर कोई चैप्टर में, जैसे इसमें काफी डाउट आ रहा है, इसकी टैक्सेशन की वीडियो पूरी दोबारा देख लो। कितना, 3 घंटे की वीडियो होगी, देख लो फास्ट फॉरवर्ड करके। ओके सर। ठीक है ना। अब हर्ष, पारल और हितेन, हर्ष कोई डाउट? नहीं सर, हो गया मेरा। ठीक है, पारल ने भी हटा दिया। हितेन यस। सर एक छोटा सा डाउट था सर, जो टॉपिक है हाँ एसेट हेल्प फॉर डिस्कंटिन्यूड ऑपरेशन वाला, उसमें हाँ जब हम वो जो जिससे सब्सिडरी वो जब अलग से करते हैं, जो स्टेटमेंट में जो प्रॉफिट एंड लॉस की जो वैल्यूज होती हैं, हाँ या उसको अलग हाँ। से कैलकुलेट करते हैं, तो हम जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है उसको माइनस नहीं करते क्या, मतलब निकालते टाइम? नहीं, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इंक्लूडेड होगी, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में हम फिगर हटाते हैं। ये सर जी, मैंने देखा था कि उसमें अलग से वैल्यू तो चली गई थी, वो फाइव फाइव तो कुछ भी था, 5,000 कुछ थी, बट जब हमने कंबाइन किया था उसमें वो तो वापस वही एड अप होती सेम हो रही थी, नहीं तो नहीं, वो बाद में कट प्रॉफिट में किया हम था। हटाते हैं, प्रॉफिट में अलग शो करते हैं, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में सेम ही रहेगी। अदर कॉम्प्रिहेंसिव सेम ही रहेगी ना एट द एंड? हाँ। ओके सर। ठीक है। यस सर, चलो ये गाइस, पूछना सो था। क्लास आज की ओवर करते हैं। एंड बाकी जो नेक्स्ट क्लास हमारी है नेक्स्ट सैटरडे तो है ही ऑफ कोर्स क्लास। मॉक्स जो मैंने बताए हैं, मॉक्स प्लीज सबने करने हैं, और एज सून एज यू डू दी मॉक जस्ट सेंड मी मैसेज इन द ग्रुप कि सर मैंने मॉक कर दिया है। आई विल बी दी वन हु विल बी चेकिंग दी मॉक्स इन नेक्स्ट 1 to 2 days। प्लस तुम्हारा जो एफआर का प्री मॉक है वो भी मैं वीडियो बना के तुम्हारे को इन नेक्स्ट 3 to 4 days तुम्हारे को मैं दे दूंगा। प्री मॉक में चाहता हूँ तुम पहले अपने 2-3 मॉक्स कर लो, उसके बाद मैं प्री मॉक का सॉल्यूशन दूं। लेकिन प्री मॉक का सॉल्यूशन, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम प्री मॉक खुद भी एक बार सॉल्व करो, मैं भी उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। प्री मॉक में आज एक इशू था, फर्स्ट पारल ने डाउट पूछा था, वो मैं सभी को बता रहा हूँ। जो 7500 वाला है उसकी मेरी वो साउंड वॉइस नोट सुन लेना, तुम्हें क्लियर हो जाएगा हाउ द आंसर वाज 7500। सर मैं सर बीपीपी के 2 मॉक करने की बात कर लूँ, प्री मॉक? मेरे 2 मॉक हाँ बचे हैं तब कर लेना, बीपीपी के। बिल्कुल बिल्कुल तब कर लेना। बीपीपी के मॉक जो हम देंगे वो वाले कर लेना आप, सॉरी सर। जो हम मॉक देंगे वो करना। अच्छा, जो बुक के पीछे वो ना करूँ, एग्जाम डेट होते हैं? पहले जो हम मॉक दे रहे हैं वो कर लो, हेलो? जो हम मॉक दे रहे हैं वो कर लो, क्योंकि तुम ऑलरेडी देखो सेक्शन बी के क्वेश्चंस तो करोगे ही, यस सर। सेक्शन ए के क्वेश्चंस तुम्हें एग्जामिनर रिपोर्ट से हो जाएंगे तुम्हारे कवर। तो एक तरह से तो मॉक तुम्हारा चल ही रहा है। हम जो मॉक देंगे वो यस वाले सर। मॉक कर लेना सारे। फोर पहले वो मॉक, एक आपके मॉक वाले तो पर कर दूंगा, टाइम बचेगा तो बीपीपी वाले पे कर दूंगा। हाँ ऐसे कर लेना, क्योंकि 3 मॉक्स तो तुम्हें हमने देने ही है ओके इसलिए। सर, अभी तो एक ही हुआ है ना जो मेन फुल फ्लेजेड मॉक था। अभी फुल फ्लेज वाला एक ही है। यस सर। अगर तुमने नहीं करा वो मॉक, आई थिंक 6-7 बच्चे हैं जिन्होंने मॉक करा है फुल फ्लेज वाला, प्लीज सारे अटेम्प्ट कर ले वो मॉक फिर वो कर और लिया, मुझे बस भेज दो। सेक्शन सी रह गया था। वो एक्चुअली कोई डेट बात नहीं, वो कितने बाद में चेंज हुई है ना, कोई इसलिए बात मेरा नहीं, करके रियलाइज भेज नहीं देना। हुआ था, सॉरी सर। कोई बात नहीं। आई थिंक इशिका वाज आस्किंग समथिंग। सर वो जो लीज लाइबिलिटी है ना, लीज वाला हाँ चैप्टर, हाँ। उसमें जब पेमेंट अपन एडवांस में करता है तो वो फ्यूचर कैश फ्लोज जो गिवन होता है उसमें से डिडक्ट नहीं होता है? नहीं, फ्यूचर कैश फ्लो का मतलब ही ये है कि हमें आगे कितने पैसे देने हैं। तो अगर उसके हमने बाद आज कुछ ओके, इनिशियल पैसे दे दिए तो वो तो फ्यूचर कैश फ्लो में से माइनस ही नहीं होंगे। ठीक है। ठीक है सर ना, सर हमें फ्यूचर कैश लीज फ्लो लाइबिलिटी, मतलब। सॉरी सर बोलिए। हाँ बोलो बोलो। सर जैसे लीज लाइबिलिटी में क्वेश्चन था जिसमें हमें ना पेमेंट एडवांस में करनी है, मतलब पहले पेमेंट करनी है फिर इंटरेस्ट लगेगा, और जब लीज लाइबिलिटी स्टार्ट हुई है तब हमने पेमेंट कर दी है, तो ठीक है, वो तो काउंट, वो तो नहीं आएगी ना दोबारा पेमेंट, वो पेमेंट तो नहीं छोड़ ही आएगी। जाती
लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि तुम्हें आगे कितने पैसे देने हैं, तो जो तुम एडवांस दे चुके हो, आज की डेट में पैसे दे चुके हो, वो तो लीज कमेंसमेंट भी लायबिलिटी हमने में काउंट ही एडवांस नहीं दे होगा। दिया था। बस वो आएगा ही नहीं। ठीक है सर। ठीक है गाइस, तो अब ये चीज करो जो तुम्हें मैंने बताई है। 3 चीजें अगर कॉपी में नहीं लिखी है, आई विल शो यू अगेन, वो कॉपी पे लिख लो। ये 3 चीजें प्लीज 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 सबने करनी है, और ये कर लोगे तो और किसी चीज को करने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, काफी प्रिपरेशन तुम्हारी यहाँ से हो जाएगी। और जो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला बताया है, डोंट थिंक कि सर फनी वे में बोल रहे थे, आई वॉज वेरी सीरियस। ये बहुत इफेक्ट करता है, क्योंकि मेरा एक स्टूडेंट है जिसका रैंक आया था FR के एग्जाम में। उसने एक चीज मेरे को बोली थी कि ACCA के एग्जाम में जो सबसे बड़ी चीज होती है, जो स्टूडेंट्स को रोकती है पास होने से, अच्छे मार्क्स लेने से, दैट इज डर। तुम एक पहला कंसेप्शन एग्जाम जाते ही ये बना लोगे, यार एग्जाम देने जा रहे, पेपर बड़ा टफ होगा, मुश्किल होगा, ये तुम पहले ही अपना थॉट प्रोसेस वैसा बना लेते हो कि इजी क्वेश्चन भी नहीं कर पाते। तो मैं चाहता हूं ये थॉट प्रोसेस तुम्हारे माइंड से निकल जाए। कैसे निकलेगा? जब तुम ये करोगे, पुराने पेपर्स, इतने सारे क्वेश्चंस, तो डर निकलना स्टार्ट हो जाएगा कि हमने पढ़े ही हुए, इसी में से आएगा। थॉट माइंड में ही सोच लो ना कि इसी में से क्वेश्चन आना है। ये वाले तुम कर रहे हो, तुम कहोगे इससे मुश्किल तो आ ही नहीं सकते, ये तो हमने वैसे ही कर ली। ये देख के तुम्हारे को कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा कि 90+ मेरे आने। फॉर्मूले, जब भी कोई क्वेश्चन देखोगे, फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुमने ऑलरेडी नोट्स हर रोज पढ़ने शुरू कर दिया, फॉर्मूला माइंड में बैठ के हर तरीके से यू विल बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो ये चीज सबने करनी है। हितेन, तुम्हारा जो डाउट है, आई एम रियली सॉरी मैं नहीं कर पाया, बट आई ट्राई वो डाउट में जल्दी से ओके सॉल्व सर। करूं। सर इसमें भी तो होते हैं ना सेक्शन सी क्वेश्चन, वो करने हैं या पुराने वाले कर किसमें? लेते हैं? एग्जामिनर रिपोर्ट में भी तो होते हैं आई गेस। एग्जामिनर में सेक्शन सी वाले नहीं बताते, ये सेक्शन ए और बी वाले ही बताते हैं यस बस। सर। यस आई थिंक सेक्शन सी वाले होते हैं, रुको लेट मी जस्ट चेक। सर, होते हैं, ये बट पूछ रहा फायदा हूँ। बट फायदा नहीं है ना, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। जो मुझे सेक्शन सी पॉइंट्स क्वेश्चन बताएंगे। यहाँ है वो तो ऑलरेडी यहाँ पे कवर्ड है, यस सर। तो जरूरत ही नहीं यहाँ से देखने की। ओके सर। ठीक है ना? चलो गाइस, आई थिंक आई एम क्लियर टू ऑल, एंड यू ऑल आर नाउ क्लियर कि तुम्हारा नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है। टारगेट सबके माइंड में है, मार्क्स सबने सोचने हैं 90+, और इस तरह से इस वीक का अपना एग्जाम तक का ये चीज करो। नेक्स्ट वीक हमारी सैटरडे क्लास होगी, उससे पहले मतलब सैटरडे वाली क्लास में भी हम चीजें डिस्कस करेंगे। कुछ चीजें मैं उसके बाद बताऊंगा जो तुम्हें करनी है, कुछ चीजें हटाऊंगा इसमें से, कुछ चीजें ऐड ऑन करूंगा। बट टिल सैटरडे दिस इज योर टारगेट। मॉक्स सारे करना, मैं मॉक्स चेक करके ग्रुप में या फिर पर्सनली आई विल सेंड दी मॉक्स, एंड बता दूंगा तुम्हारे कितने मार्क्स उसमें आ रहे हैं। ये चीज सबने करनी है, एंड ग्रुप में जो भी डाउट्स वगैरह हो मुझसे प्लीज पूछते रहना। कीप आस्किंग द डाउट एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व देम एट द अर्लीस्ट। अब तो मैं वैसे भी यहाँ पे हूँ, तो ये चीज है। कोशिश करना डाउट पहले खुद अपने, अब इस टाइम पे आके, रादर देन आस्किंग मी द डाउट, क्योंकि तुम थोड़े घबराए होगे, कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, बहुत घबराहट सी होगी इस टाइम पे। कोशिश करना घबराहट हो तो रिलैक्स करो और खुद सॉल्यूशन से देख के समझो, आ जाएगा समझ। आई एम टेलिंग यू, सब पढ़ा हुआ है, आ जाएगा समझ। बट डोंट सी के मेरे को कोई भी क्वेश्चन में जरा सा डाउट आ रहा है, हाँ मैं सर से पूछ लूं। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं नहीं आंसर दूंगा, तुम्हें पता है ऐसा मैं नहीं हूं। बट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आई वॉन्ट नाउ यू ऑल शुड बी, के कोई भी डाउट अगर आए तो तुम खुद सॉल्व कर सको, क्योंकि एग्जाम में मैं तुम्हारे साथ नहीं हूंगा। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो तुम बस, अगर अभी मुझसे डाउट पूछोगे तो एग्जाम में तुम्हें वगैरह डाउट तो किसी से पूछ नहीं सकता, अब मैं क्या करूं, कैसे समझो क्वेश्चन। लेकिन अगर अभी से तुम ये चीज प्रैक्टिस स्टार्ट कर लोगे कि अगर क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, क्या तिगड़म तुगड़म करके मैं अपने आंसर निकाल सकता हूँ, सॉल्यूशन से कैसे समझ सकता हूँ, वहां से फिर तुम एग्जाम में वो चीज तुम्हारी हेल्प करेगी। तो दिस इज ऑल गाइस, ये चीज करो इस वीक के लिए। मेरी सपोर्ट तुम्हारे साथ अभी हमेशा लाइफ टाइम के लिए रहेगी, और नेक्स्ट वीक हमारी सैटरडे क्लास होगी, तो जो भी डाउट्स हो मुझसे ग्रुप में पूछना। एंड गाइस, सबको ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। एग्जाम वीक बस स्टार्ट होने ही वाला है, तो सबने, किसी ने डरना नहीं है। तुमने आज क्वेश्चंस देख लिए, आउट ऑफ 3-4 क्वेश्चंस 50% टफ क्वेश्चंस जो थे वो तुम सबने सही आंसर दिए थे। इनफैक्ट जो गलत भी थे उसमें से ऑप्शंस एक आधा गलत था, बाकी सारे सही थे। और जो ऑप्शंस गलत थे, दैट वाज नॉट बिकॉज तुम्हारे कॉन्सेप्ट सही नहीं थे, इट वाज बिकॉज कोई छोटी मोटी तुमने चीजों पे ध्यान नहीं दिया था, ध्यान से पढ़ा नहीं, इंक्रीज डिक्रीज। तो इससे क्या समझ आए, रीड ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली। ये चीज है। विद दिस आई एम एंडिंग टुडेस सेशन। नेक्स्ट वीक सैटरडे सेम टाइम विल हैव द क्लास। तो सर मैं पूछ रहा था, ये रैंक वाली सर्टिफिकेट का सॉफ्ट कॉपी कहाँ से मिलेगा?
ये तुम मेरे लिंक्डइन पे चले जाना, मैंने लिंक्डइन पे काफी सारी पोस्ट में शेयर करता हूँ, तो वहाँ पे काफी सारे बच्चों ने अपने मार्क्स शेयर किए हुए हैं, उनमें से किसी का प्रिंट निकाल लेना। ओके एंड सर ये प्री मॉक क्या है? प्री मॉक होता है जैसे 12th में सीबीएसई सैम्पल पेपर निकालती थी ना हर साल के, अच्छा वैसे इसी से भी ऐसी निकाल। एसीसी हर एग्जाम से पहले प्री मॉक निकालता है उसका, हालांकि उसका एग्जाम से डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, बट प्री मॉक इज ऑलवेज ऑन अ वेरी टफर साइड, तो स्टूडेंट को एक आइडिया हो जाता है कि प्री मॉक में क्वेश्चंस कैसे हैं, कैसे एग्जाम में, वही इसी प्रैक्टिस वाली है, कोई ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। ओके एंड आपको नेक्स्ट सैटरडे के पहले हमें तीनों मॉक्स भेजने हैं ना सॉल्व करके? हाँ, जो भी मतलब जब भी तुम्हारे पास मॉक्स आएंगे यू विल गेट अ मैसेज फ्रॉम मीना, तब तुम्हें वो करना है। ठीक है समझ गया सर। ओके चलो, बाय गाइस, टेक केयर, बाय सर, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू। थैंक यू। बाय थैंक यू सर। बाय, गुड नाइट, थैंक यू सर। बाय।